नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। एक ऐसी दुनिया जिसने दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन शहरी संस्कृतियों को जन्म दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से होती है। जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसके पास ना तो मिस्र जैसे विशाल पिरामिड थे, ना ही मेसोपोटामिया जैसे आलीशान महल, फिर भी उन्होंने प्राचीन दुनिया के कुछ सबसे एडवांस्ड शहर बना डाले। आखिर कैसे? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम कितनी बड़ी और पुरानी चीज की बात कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा गांव या कस्बा नहीं था, बल्कि कांस्य युग का एक पूरा महानगर था। एक विशाल, सुव्यवस्थित और दूर दूर तक फैली हुई दुनिया। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। हड़प्पा सभ्यता का सफर 3 बड़े हिस्सों में बटा है। पहला, अर्ली फेज, जब बस्तियों ने बस आकार लेना शुरू ही किया था। फिर आया मैच्योर फेज, जो इसका सुनहरा दौर था, जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर अपने चरम पर थे। और आखिर में आया लेट फेज, जब इस महान सभ्यता का सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। और जब हम कहते हैं कि ये सभ्यता विशाल थी, तो हमारा मतलब वाकई विशाल है। ये 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी। आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से इसमें शामिल थे। पता है, ये उस वक्त की मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दें तो उससे भी बड़ी थी। चलिए, अब आते हैं उस चीज पर जो हड़प्पा के लोगों को सबसे अलग बनाती है, उनके शहर। अरे, वो लोग अर्बन प्लानिंग के जबरदस्त मास्टर थे। और हमारे शुरुआती सवाल का जवाब भी हमें यहीं से मिलना शुरू होता है। देखिए, उनकी महानता किसी मंदिर या महल में नहीं थी, नहीं, बल्कि उनकी इंजीनियरिंग में थी, जो आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाती थी। शहर एकदम सटीक ग्रिड पैटर्न पर बसे थे। मतलब सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। शहर के 2 हिस्से साफ नजर आते थे, एक ऊंचा गढ़ और एक निचला शहर। और सबसे कमाल की चीज, उनकी ड्रेनेज और सैनिटेशन की व्यवस्था, जो उस जमाने के हिसाब से तो एक चमत्कार ही थी। और ये सब बनाने के लिए वो एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। ये जो गढ़ या दुर्ग था ना, ये शहर के पश्चिमी हिस्से में एक ऊंचे टीले पे बना होता था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ अन्न भंडार, प्रशासनिक इमारतें और दूसरी जरूरी पब्लिक बिल्डिंग्स होती थीं। कह सकते हैं कि ये उस शहर का एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविक सेंटर था। और इसका सबसे शानदार उदाहरण वो है मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ। ये वाटरप्रूफ इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है कि आज भी देखकर हैरानी होती है। पानी लीक ना हो, इसके लिए बिटुमेन का इस्तेमाल किया गया था। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता होगा। और ये मत सोचिए कि उनकी इंजीनियरिंग सिर्फ जमीन तक ही सीमित थी। गुजरात के लोथल में हमें दुनिया का सबसे पुराना इंसान का बनाया हुआ डॉकयार्ड मिला है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हड़प्पा के लोग समुद्री व्यापार में माहिर थे और उनके पास बेहतरीन मैरीटाइम इंजीनियरिंग की नॉलेज थी। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े बड़े शहरों को चलाता कौन था? क्या थी इनकी अर्थव्यवस्था? समाज कैसा था? चलिए, अब इसे समझते हैं। इस सभ्यता की जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है ना, वो है मानकीकरण, यानी स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब यह है कि इतने बड़े इलाके में हर जगह एक ही सिस्टम चलता था। एक जैसे वजन के बाट, एक जैसे माप के पैमाने, और यहां तक कि ईंटों का साइज भी एक जैसा। ऐसा लगता है जैसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी हो जो इन नियमों को लागू करवाती थी। इस बात को ना ये कोटेशन बहुत अच्छे से समझाता है। ये सिस्टम उस जमाने का यूनिवर्सल चार्जिंग केबल जैसा था, एक ऐसा सिस्टम जिसने उनकी पूरी आर्थिक दुनिया को एक दूसरे से जोड़ रखा था। इससे लेन देन और कंस्ट्रक्शन में कितनी आसानी होती होगी, सोचिए। और इनका व्यापार सिर्फ अपनी सरहदों में ही नहीं था, ये लोग तो इंटरनेशनल ट्रेडर्स थे। हमें मेसोपोटामिया के शाही मकबरों से हड़प्पा में बने कार्निलियन के मनके मिले हैं। सुमेर के उर जैसे शहरों में सिंधु घाटी की मोहरें मिली हैं। और तो और मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में कॉटन के कपड़ों का जिक्र है, जो शायद यहीं से जाता था। ये सब उनके ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का ठोस सबूत है। अच्छा, शहरों और ट्रेड की बात तो हो गई, लेकिन हड़प्पा की दुनिया में एक और परत है, एक रहस्यमयी परत। उनके प्रतीक, उनकी मोहरें और शायद उनके विश्वास। हड़प्पा सभ्यता को समझने का सबसे बड़ा जरिया है उनकी मोहरें। हजारों की तादाद में मिली ये पत्थर की मोहरें, जिन पर बड़ी बारीक नक्काशी हैं। माना जाता है कि इनका इस्तेमाल व्यापार और एडमिनिस्ट्रेशन में होता था।
शायद सामान पर ठप्पा लगाने या मालिक की पहचान बताने के लिए। इन मोहरों पर हमें तरह तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे ज्यादा एक सींग वाले जानवर का चित्र है जिसे हम यूनिकॉर्न कह देते हैं। इसके अलावा कुबड़ वाला बैल बहुत कॉमन है और एक बहुत ही फेमस पशुपति मोहर है जिसमें एक योगी जैसी आकृति जानवरों से घिरी बैठी है। कई लोग इसे भगवान शिव का शुरुआती रूप भी मानते हैं। और हाँ, स्वास्तिक का निशान भी इन मोहरों पर मिला है। और फिर आता है सबसे बड़ा रहस्य, सिंधु लिपि। इन मोहरों पर 400 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के निशान मिले हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस भाषा को पढ़ नहीं पाया है। ये प्राचीन इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। लेकिन हर कहानी की तरह इस शानदार कहानी का भी एक अंत था। हर महान सभ्यता की तरह इसका भी एक आखिरी अध्याय था। चलिए अब जानते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ। तो आखिर हुआ क्या इस महान सभ्यता का? इसका अंत कैसे हुआ? देखिए, इस पर ना कोई एक जवाब नहीं है। कई अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि सरस्वती नदी के सूखने जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा हुआ। कुछ का मानना है कि भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं जिम्मेदार थीं। एक थ्योरी ये भी है कि मेसोपोटामिया से व्यापार खत्म हो गया, जिससे अर्थव्यवस्था चरमरा गई। और एक थ्योरी बाहरी लोगों के आने या आक्रमण की भी है। ये सब अभी भी बहस के मुद्दे हैं। हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये कोई रातों रात हुआ विनाश नहीं था। ये एक धीमी प्रक्रिया थी जिसे हम डी-अर्बनाइजेशन कहते हैं। मतलब लोग धीरे धीरे बड़े शहरों को छोड़कर छोटे छोटे गांवों में जाकर बसने लगे। तो भले ही उनके शहर वक्त के साथ मिट्टी में मिल गए, लेकिन उनकी विरासत वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। उनकी शहरी प्लानिंग से लेकर उनके प्रतीकों तक बहुत कुछ बाद की भारतीय संस्कृति में किसी न किसी रूप में जिंदा रहा, और इस पर आज भी विद्वानों में चर्चा होती है। और यहीं पर हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। हड़प्पा की वो लिपि जो आज भी एक पहेली है, जरा सोचिए, जिस दिन हम उसे पढ़ पाएंगे वो अपने अंदर और कितने राज खोलेगी। शायद हमें उनके समाज, उनके राजाओं, उनके भगवानों और उनके पतन की पूरी कहानी पता चल जाए।